प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के हमारे अतीत के अध्याय नंबर 8। अध्याय का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्धों का त्याग कर दिया। अर्थात इस लेसन में हम भारत के एक प्रसिद्ध राजा सम्राट, जिसे सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, उसके विषय में पढ़ेंगे कि उसने कौन कौन से कार्य किए, उसको बहादुर क्यों कहा जाता है और उसने युद्ध क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो इस विषय में आगे है अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। मौर्य साम्राज्य, अशोक जो था उसके वंश का नाम था मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधे में लगे हुए लोगों की सूची बनाई। अर्थात मौर्य वंश में जो सम्राट अशोक है उसके शासनकाल में जो लोग हैं वो कौन कौन से कार्य करते थे। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए सूची निम्नलिखित है। नंबर 1, नगरों में व्यापारी व्यापार करते थे, सरकारी अधिकारी राजा के नीचे काम करते थे, शिल्पकार वस्तुओं का निर्माण करते थे। नंबर 2, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान, खेती करने वाले और पशुपालक रहते थे। नंबर 3, मध्य भारत के अधिकतर भागों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल, मतलब जंगलों में जो रहने वाले आदिवासी लोग थे, वो जंगल से वस्तुएं इकट्ठा करके उन वस्तुओं को नगरों में बेचते थे और अपना जीवन का गुजारा करते थे। और भोजन के लिए वे जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे है प्रश्न नंबर 4, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक अपने धर्म का अर्थ होता है यहाँ पर धर्म। भाई अशोक ने एक धर्म चलाया था, अशोक का धर्म। तो उस धर्म के द्वारा अशोक किन चीज़ों का समस्या का समाधान करना चाहता था। नंबर 1 उत्तर, अशोक निम्नलिखित समस्या का समाधान करना चाहता था। नंबर 1, उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और उनमें कई बार आपस में टकराव या लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। नंबर 2, तो इसलिए उन झगड़ों को रोकना चाहता था। नंबर 2, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। कई बेकसूर जानवरों को मार दिया, बलि चढ़ाने के नाम पर मार दिया जाता था। नंबर 3, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, मतलब क्रूर होता बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था या उनके साथ बहुत सख्त व्यवहार किया जाता था, उन्हें भोजन भी नहीं दिया जाता था। नंबर 4, परिवार तथा पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। तो इसलिए ये समस्याएं थी और इनका समाधान अशोक करना चाहता था। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान या हल करना उसका राजा का कर्तव्य है, इसलिए उसने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, काम पर लगाया, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा या अशोक के धर्म की शिक्षा देते थे। एक बार फिर बताते हैं, अशोक के राज्य साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, इनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। नंबर 3, दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। नंबर 4, परिवार तथा पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं को हल करना उसका कर्तव्य, इसलिए उसने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर अशोक के धर्म की शिक्षा देते थे। आगे, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया या किन बातों पर जोर दिया। नंबर, धर्म के धम्म होता धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया। उसने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। नंबर 2, अशोक ने धर्म के संदेशों को कई स्थानों पर पत्थरों और स्तंभों पर भी लिखवा दिया या खुदवा दिया। अशोक ने नंबर 3, अशोक ने अधिकारियों को आदेश दिया कि जो लोग शिलाओं और स्तंभों पर लिखे संदेशों को पढ़ नहीं सकते थे, उन्हें ये संदेश पढ़कर भी सुनाए जाए ताकि वो उन पर अमल कर सके। नंबर 4, अशोक ने स्वयं भी धर्म के नियमों का पालन किया। आगे प्रश्न नंबर 6, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था? क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट या राजा के आदेश से उनकी स्थिति में सुधार आया होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताइए। नंबर 1, अधिकतर दास या गुलाम या तो युद्धबंदी होते थे, मतलब युद्ध में उन्हें जीता जाता था, या वे शूद्र या निचली जाति से संबंध रखते थे, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। इन दासों और नौकरों से अधिक काम लेने के लिए इनके साथ बुरा व्यवहार या मार पिटाई का व्यवहार किया जाता था। अशोक के आदेश से उनकी स्थिति में जरूर सुधार हुआ होगा, क्योंकि अशोक एक राजा था और राजा के आदेश को सबको मानना पड़ता था। अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया, अर्थात युद्ध न करने का फैसला लिया। इसलिए अब और लोगों को युद्ध में बंदी नहीं बनाया जाता था। अशोक ने लोगों के हितों के कार्य करने के लिए अपने अधिकारियों को विशेष आदेश दे रखे थे। एक बार फिर बताते हैं आपको,
अधिकतर दास या तो युद्ध में बंदी बनाए गए होते थे या भी निचली जाति से संबंध रखते थे, उनके साथ गुलामों जैसा बुरा व्यवहार किया जाता था। इन दासों और नौकरों से अधिक काम लेने के लिए इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अशोक के आदेश से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया, इसलिए अब और अधिक लोगों को युद्धबंदी नहीं बनाया जाता था। अशोक ने लोगों के हितों के लिए कार्य करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था। आगे है प्रश्न नंबर लघुतार्थों का प्रश्न नंबर 1। मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर नोट लिखें। भाई मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? जिस वंश में सम्राट अशोक ने जन्म लिया था। तो मौर्य साम्राज्य वंश की स्थापना 1321 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले, ई पुकार होता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उस व्यक्ति का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक का दादा था। मगध प्रदेश पर नंद वंश के राजाओं का शासन था। नंद वंश के राजा ने कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, से जाना जाता है, को अपमानित किया। चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने शिष्य चंद्रगुप्त के द्वारा नंद वंश को हरवाया या नष्ट करवाया था। 321 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को आसीन, मतलब वो राजा बन गया। राजा बन जाने के बाद ये मौर्य वंश की स्थापना हो गई। आगे है प्रश्न नंबर 4। कलिंग युद्ध ने अशोक के मन पर क्या प्रभाव डाला? भाई अशोक ने एक कलिंग, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उस स्थान पर एक युद्ध किया था उस राज्य को जीतने के लिए, और उस युद्ध के पश्चात अशोक का मन युद्ध से बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारी संख्या में लोग मारे गए और इतने लोगों की मृत्यु को देखकर अशोक का मन बदल गया। कलिंग युद्ध ने अशोक के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। कलिंग युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और घायल हुए। इससे अशोक बहुत ही दुखी हुआ। उसने युद्ध न करने का निश्चय किया। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का पालन करने लगा। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा न करना। उसने महात्मा बुद्ध के जीवन की संबंधित स्थानों की भी यात्राएं की। नंबर 5, अशोक के धर्म की विशेषताओं और इस धर्म को फैलाने के लिए अशोक ने क्या क्या किया? अशोक के धर्म की विशेषताएं क्या थी भाई? नंबर 1, अपने से बड़ों का आदर करो। नंबर 2, माता पिता का सम्मान करो। नंबर 3, छोटों से प्रेम करो। आपस में प्रेम और शांति से रहो। नंबर 5, अशोक के धर्म की विशेषता निम्नलिखित थी। नंबर 1, बड़ों का आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो, आपस में प्रेम और शांति से रहो। अब धर्म का प्रचार करने के लिए क्या किया? धर्म का प्रचार धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। अशोक ने अपने संदेशों को दूर दूर तक शिलाओं या पत्थरों पर खुदवा दिया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के नियमों और आदेशों को प्राकृत भाषा में फैलाया। प्राकृत भाषा वो भाषा जो उस समय में बोली जाती थी। प्राकृत उस समय की जनसाधारण, मतलब आम लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। उसने धर्म महामात्र नाम के अधिकारियों को काम पर लगाया, जो देखते थे कि सभी धर्मों को समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं या नहीं। आगे है प्रश्न नंबर 9। अशोक के प्रजा हित के कार्य, मतलब अशोक ने अपनी प्रजा की भलाई, जो उसके राज्य में लोग रहते थे उनकी भलाई को उसको प्रजा कहते थे, और उसकी भलाई के लिए कौन कौन से काम किए? अशोक एक प्रजा पालक, मतलब अपनी जनता का ध्यान रखने वाला राजा था। उसने प्रजा के हित के लिए नियुक्त कार्य किए। नंबर 1, उसने लोगों के दुखों को जानने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया या काम पर लगाया। इन अधिकारियों को धर्म महामात्र कहा जाता था। ये अधिकारी लोगों की शिकायतों को सुनकर उनके कष्टों को दूर करते थे। नंबर 2, निर्धन लोगों के लिए धन से आर्थिक सहायता करता था। नंबर 3, अशोक ने सड़कों को बनवाया। इनके बनने से लोगों को भी लाभ हुआ और व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हुई। नंबर 4, सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए गए। नंबर 5, अशोक ने काफ़ी कुएं भी खुदवाए ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। नंबर 6, अशोक ने लोगों के लिए चिकित्सा केंद्र खुलवाए। और नंबर 7, अशोक ने पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल या अस्पताल बनवाए। नंबर 10, अशोक के चरित्र का वर्णन करें। अशोक कैसा राजा था? अशोक की गणना भारत के इतिहास में सबसे अच्छे या महान राजाओं में की जाती है। वह प्रजा को अपनी संतान के बराबर मानता था। वह बड़ा साहसी, वीर और योग्य राजा था। वह उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ, मतलब अपने राज्य के विषय में अच्छी योजनाएं बनाने वाला था। उसने कलिंग को अपने राज्य
में मिलाकर अपनी सैनिक शक्ति का परिचय दिया था। वह बहुत बहादुर था, इसलिए कलिंग उसमें का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। उस शक्तिशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो इससे बात सिद्ध होता है कि अशोक एक बहुत ही बहादुर राजा था। उसने युद्ध को जीतने के बाद युद्ध छोड़ा, हारने के बाद नहीं। इससे उसकी वीरता का पता चलता है। उसने युद्ध में जीतने की अपेक्षा प्रेम, शांति, नैतिकता, सहनशीलता से लोगों को मन को जीतना अच्छा समझा। वास्तव में अशोक एक महान या बहुत ही अच्छा राजा था। इससे उसके चरित्र के विषय में पता चलता है। आगे चीन की महान दीवार के विषय में आप क्या जानते हैं? चीन की महान दीवार आज के समय में अंतरिक्ष से देखे जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है, दूसरी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे अंतरिक्ष से देखा मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक ऐसी इमारत थी जो सबसे पहले जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। चीन की महान दीवार के निर्माण का कार्य आज से 2400 साल पहले चीन के राजाओं ने चीन की उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करने के लिए की थी। अगले 2000 सालों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं या राज्यों की सीमाएं बदलती रहती थी। कोई राज्य किसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाता रहता था। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है एवं पत्थरों और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सड़क जैसी चौड़ी है, मतलब उसके ऊपर चला जा सकता है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ता था। लगभग हर 200 से 200 मीटर पर दीवार की रखवाली के लिए बुर्ज भी बनाए गए हैं, जिनमें सैनिक खड़े होते थे और उस दीवार की रक्षा करते थे। एक बार फिर देखो, चीन की महान दीवार के निर्माण कार्य का आज से 2400 साल पहले चीन के राजाओं के द्वारा उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी। यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है एवं पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह चौड़ी है, सड़क की तरह चौड़ी है, जिस पर चला जा सकता है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इसकी निगरानी के लिए, इस दीवार की निगरानी के लिए बुर्ज भी बने हुए हैं। इस प्रकार आपका लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।